जादुई काजल का जादू। सुभाष नगर में सभी हंसी खुशी रह रहे थे। वहीं पिंकी के माता पिता का बहुत समय पहले देहांत हो जाने के कारण पिंकी अपनी चाची के घर रह रही होती है। पिंकी की चाची एक बहुत अमीर खानदान से होती है और पिंकी के चाचा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिसके कारण वो पिंकी की देखरेख कर रहे होते हैं। पिंकी के माता पिता के चले जाने के बाद पिंकी के चाचा ही पिंकी को अपने घर लेकर आए थे, ये सोचकर कि पिंकी की देखरेख भी उनके अपने बच्चों की तरह होगी। लेकिन पिंकी के चाचा के 2 बच्चे थे जो बहुत शरारती थे और पिंकी के वहां रहने के कारण दोनों ही शरारती बच्चे पिंकी की बहुत ज्यादा खींचातानी करते थे। लेकिन पिंकी अपनी चाची की बेटी मुस्कान और बेटा मोहित दोनों को अपना सगा भाई बहन समझती थी। पिंकी को अनाथ अनाथ कहकर वो लोग चिढ़ाते थे। पिंकी के चाचा बिजनेसमैन होने की वजह से हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे और वहीं पिंकी की चाची एक बहुत घमंडी और खड़ूस औरत थी। अपने बच्चों को पिंकी को चिढ़ाते हुए देखने के बाद भी वो कभी उन्हें नहीं समझाया करती थी और ना ही कभी पिंकी की तारीफ करती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है। पिंकी, मैं अपने बच्चों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रही हूँ। तब तक तो घर का सारा काम संभालना और हो सके तो बगीचे में अच्छे से पेड़ पौधों को पानी दे देना और तब तक हम आ जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी का काम संभाल लूंगी। चाची, घर में तो सिर्फ खाने के जूठे बर्तन पड़े हैं, वो मैं अभी धो देती हूँ। और मुझे भी आप अपने साथ मॉल ले चलिए ना, मुझे भी शॉपिंग करनी है। तुझे शॉपिंग क्यों करनी है? तुझे तो किसी भी पार्टी में नहीं लेकर जा सकती मैं, क्योंकि तू तो वैसे भी घर के काम संभालने के लिए ही बनी है। अपनी शक्ल सूरत देख तो, कहाँ हम अमीरों के साथ तू जचती है, लेकिन फिर भी हम तुझे अपने घर में रख रहे हैं, तो घर तक ही सीमित रहे। पिंकी का मन बहुत होता है मॉल में जाकर शॉपिंग करने का और तरह तरह की चीजें खाने का, घूमने फिरने का, लेकिन उसकी घमंडी चाची उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देती है और अपनी चाची के इनकार करने की वजह से पिंकी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे मुस्कान और मोहित अपनी माँ के साथ तैयार होकर मॉल चले जाते हैं। पिंकी घर में बैठे बैठे बहुत जोर जोर से रो रही होती है और अपने आप से बातें कर रही होती है। मुझे लगता है मेरे माता पिता के देहांत के बाद मुझे अपने ही घर में रहना चाहिए था, क्योंकि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब मुझे सुनाते रहते हैं। काश मैं अपने माता पिता के साथ होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आखिर मेरी ये चाची लगती है और मैं इनके जेठ की बेटी हूँ और फिर भी ये मेरी इज्जत नहीं करती। मुझे लगता है मेरे माता पिता अगर होते तो मेरे साथ ये बदसलूकी नहीं होती। पिंकी अपने आप से ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी उसके चाचा घर आ जाते हैं और घर आने के बाद पिंकी को वो कहते हैं, आज मैंने अपने काम से अपने आप को जल्दी फ्री कर लिया ताकि मैं अपने बच्चों के साथ मॉल घूम सकूं। लेकिन घर में तो कोई है ही नहीं। और तुम्हारा मुंह क्यों लटका है बेटा पिंकी? चाचा जी, चाची जी दोनों भाई बहनों को लेकर गई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर जाने से मना कर दिया और ये भी कहा कि मैं अमीरों के बीच में अच्छी नहीं लगती और मैं घर के काम संभालती हुई ही अच्छी लगती हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे गलत यहाँ पर ले आए। काश मैं अपने घर पर होती तो मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी पड़ती। बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। चल हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। तेरी चाची उन बच्चों को क्या ही दिलाएगी, मैं तुझे दिलाऊंगा अच्छी चीजें। पिंकी के चाचा पिंकी को अपने साथ मॉल लेकर जाते हैं और वहाँ ढेर सारी शॉपिंग कराते हैं। पिंकी अपने मनपसंद की हर चीज खरीदती है और सारी शॉपिंग होने के बाद पिंकी के चाचा उसे खूब अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं और तरह तरह की आइसक्रीम भी। जिसके बाद पिंकी और उसके चाचा घर वापस लौटते हैं। घर पहुँचते ही वे देखते हैं कि उनकी चाची दोनों बच्चों के साथ घर में बैठी होती है और अपने शॉपिंग के कपड़े देख रही होती है। और तभी जब वो घर में अंदर घुसते हैं, पिंकी और पिंकी के चाचा को देखकर आग बबूला हो जाती है और गुस्से से कहती है, आज तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए और तुम दोनों गए कहाँ थे? अरे इतनी सारी शॉपिंग, इसको कहीं जाना है क्या? आज तक तुमने मेरे बच्चों को तो इतनी सारी शॉपिंग कराई नहीं
और ये अनाज को तुमने इतनी सारी शॉपिंग करा दी? तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? देखो मुस्कान की माँ, तुम फालतू की बातें मत क्या करो। पिंकी भी हमारी बेटी जैसी है और जब मैं इसको लेकर आया था तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं इसकी परवरिश अपने बच्चों की तरह करूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जाने के बाद इसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम इसे 10 काम कराती हो, लेकिन तुम इसे कभी भी अपने साथ शॉपिंग पर या घुमाने नहीं लेकर जाती हो। ये तो बहुत गलत है ना। तुम इसकी चाची लगती हो और ये तुम्हारे जेठ की लड़की हुई। तुम्हें इसका सम्मान अपने जेठ की तरह ही करना चाहिए। ना तो मुझे मेरे जेठ पसंद थे और ना ही जेठानी। दोनों ही इतना रोब जमाते थे कि बस पूछो मत। खाने को घर में रुपया नहीं था, लेकिन तेवर तो देखो, इतने हाई फाई। और अब जब मुझे बदला लेने का सुनहरा मौका मिल गया है तो मैं उनकी बेटी से ही तो बदला लूंगी ना। आखिरकार मेरी आत्मा को शांति मिलती है इसे उदास करके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पिंकी के चाचा उसको शॉपिंग करा कर लेकर आते हैं, लेकिन पिंकी की चाची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बहुत बुरा भला कहती है और पिंकी को अनाथ तक कह देती है। पिंकी ये सब सुनने के बाद बहुत जोर जोर से रोते हुए घर के बाहर चली जाती है और वो अपने लाए हुए कोई भी कपड़ों को हाथ नहीं लगाती। बहुत देर चलने के बाद पिंकी बहुत थक जाती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और आराम करते करते वो जोर जोर से रोते रोते कहती है, काश मेरे माता पिताजी यहाँ पर होते तो वो मुझे इन लोगों के साथ एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन किस्मत कहाँ मेरी इतनी अच्छी है जो मुझे ये सब नसीब होता। मेरे तो नसीब में ही सिर्फ दूसरों की गालियाँ खाने लिखी है। मैंने सुना था चाची बुआ मौसी ये सब माँ के समान होती है, लेकिन मैंने अपनी चाची का रूप देखकर ये तो अच्छे से समझ लिया कि अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती, क्योंकि ये सब तो रिश्ते के नाम है, लेकिन अपनी माँ ही होती है। और मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी? मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी चाची ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मैं क्या करूं? और वो दोनों बच्चे तो बस पूछो मत, मेरा सर दर्द करके रखते हैं। और फिर भी मैं उनको अपना भाई बहन मानकर इतना प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने तो हद पार कर दी। हमेशा मुझे अनाथ अनाथ कहते रहते हैं। अपने मन की सारी बातें वहाँ लेटे लेटे जोर जोर से अपने आप से कह रही होती है और उतने ही जोर जोर से रो भी रही होती है कि तभी अचानक पेड़ में से आवाज आती है, घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हारे पीछे वाला पेड़ बोल रहा हूँ जिसके सहारे तुम आराम कर रही हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन इस घने जंगल में बहुत कम लोग आते हैं और मैंने जहाँ तक देखा है इस घने जंगल में वही लोग आते हैं जो परेशान होते हैं। और मैंने तुम्हारी हर परेशानी सुन ली है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारा अपना खुद का घर देना चाहता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरा खुद का घर दे सकते हैं? इससे अच्छी क्या बात होगी कि मुझे रहने के लिए एक छत मिल जाएगी। सिर्फ छत ही नहीं बेटी, तुम्हें तो बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि तुम एक बहुत सीधी साधी लड़की हो और तुमने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया है और मैं हमेशा अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। ये लो जादुई काजल, इसे तुम अपने घर जाकर अपनी आँखों में लगाना और आंखें बंद करके तुम अपनी इच्छा इससे कहना। तुम्हारी इच्छा सुनते ही तुम्हारी आँखों में लगा काजल ठंडा पड़ जाएगा और तुम जैसे ही आँख खोल कर देखोगी वैसे ही तुम्हें तुम्हारे इच्छा के अनुसार फल मिल जाएगा। धन्यवाद पेड़ जी, आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अगर आज आप ना होते तो मुझे इस कलयुग की दुनिया की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज आपने मुझे तसल्ली दे दी, खासकर मेरी चाची से। उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। अब मैं जल्दी से अपने घर जाती हूँ और घर जाकर अपना खुद का घर इस काजल से मांगती हूँ। पिंकी पेड़ को धन्यवाद कहकर अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचकर जल्दी से वो काजल अपनी आँखों में लगा लेती है। काजल आँखों में लगते ही ठंडा पड़ जाता है और पिंकी अपनी इच्छा काजल से कहती है, हे जादुई काजल, आप मुझे रहने के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा घर दे दो जिसमें जरूरत की सारी चीजें रखी हो और मुझे पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उस घर में तरह तरह के व्यंजन भी रखे हो।
पिंकी के इतना कहते ही पिंकी की आंखों में लगा काजल ठंडा पड़ जाता है और जैसे ही पिंकी आंख खोलती है, पिंकी अपने नए घर में पहुंच जाती है जहां बहुत सारा सामान रखा होता है। और इतना बड़ा घर देखकर पिंकी बहुत खुश होती है और उसमें ढेर सारे व्यंजन देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। पिंकी पूरे घर का एक चक्कर लगाती है और पूरे घर में खूब घूमती है। ये सब कुछ जादुई पेड़ की वजह से हुआ है, वरना ये सब कहाँ मेरे नसीब में लिखा था। आज मैं इतने बड़े घर में पहुँच गई हूँ कि मुझे तो खुशी के मारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और अगर मुझे कोई जरूरत भी हुई तो मैं इसे जादुई काजल से कहकर मैं उसे भी मंगवा लूंगी। इस तरह पिंकी बहुत खुश होती है और पिंकी अपने जादुई काजल को हमेशा अपने पास छुपा कर रखती है। पिंकी के हमेशा से जो भी सपने थे जो पिंकी कभी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब जादुई काजल की मदद से पिंकी अपने सभी सपनों को, इच्छाओं को एक एक करके पूरा करती है और वो अपने जादुई काजल से बहुत प्यार करती है और उसे भी बहुत आराम से और संभाल कर रखती है। पिंकी अब बहुत खुश होती है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और जो भी कमी पड़ती वो अपनी जादुई काजल से कहकर उसे पूरा करवा लेती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घमंडी रानी परी वर्सेस जादूगरनी। किसी गांव में एक तृप्ति नाम की एक जादूगरनी रहती थी। तृप्ति जादूगरनी बहुत अच्छी थी, इसलिए गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन उस गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सब गांव वाले डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं। तभी गांव का मुखिया गांव वालों से कहता है, अगर हम लोगों ने मिलकर आग नहीं बुझाया तो हमारा गांव जलकर राख हो जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन मुखिया जी, हम इतने भयानक आग को कैसे बुझाएंगे? हमें किसी की मदद चाहिए। लेकिन अभी हमारा मदद कौन करेगा? सभी के घरों में आग लग गई है, जिसकी वजह से सब इधर उधर भाग रहे हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी तृप्ति जादूगरनी के पास जाकर उसकी मदद मांगता हूँ। इतना कहकर मुखिया दौड़ते हुए तृप्ति जादूगरनी के पास जाता है। मुखिया तृप्ति जादूगरनी के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनने के बाद तृप्ति जादूगरनी कहती है, मेरे प्यारे गांव वाले इतनी बड़ी मुसीबत में थे और मुझे अभी तक पता नहीं था। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। उसके बाद तृप्ति जादूगरनी मुखिया के साथ गांव जाती है। तृप्ति जादूगरनी देखती है कि गांव में बहुत भयानक आग लगी है। उसके बाद तृप्ति जादूगरनी आंखें बंद करती है और मंत्र पढ़ती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ बहुत जोर से बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ ही मिनटों में गांव में लगी आग बुझ जाती है। जादूगरनी जी, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हम गांव वालों का क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? ये गांव मेरा भी है और गांव वालों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर तृप्ति जादूगरनी की जय जयकार करने लगते हैं। मुखिया सभी गांव वालों से कहता है, जादूगरनी जी, हम गांव वालों की कितने सालों से मदद कर रही है, लेकिन हमने कभी भी उसके लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए हम सभी गांव वाले मिलकर जादूगरनी जी की सम्मान के लिए उसकी एक मूर्ति बनवाएंगे। मुखिया की ये बात सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन से ही सभी गांव वाले मिलकर तृप्ति जादूगरनी की मूर्ति बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। 1 महीने में ही गांव वालों ने गांव के बीचों बीच तृप्ति जादूगरनी की एक बड़ी सी मूर्ति बना दी। ये सब देखकर तृप्ति जादूगरनी भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही 2 साल निकल गए। एक दिन परी लोग की रानी परी पृथ्वी लोग घूमने आती है। रानी परी बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। गांव के बीचों बीच तृप्ति जादूगरनी की मूर्ति देखकर रानी परी सोचती है, गांव के बीचों बीच ये मूर्ति क्यों बना रखा है और ये है कौन?
क्या ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? मुझे पता लगाना होगा। रानी परी मूर्ति के सामने खड़ी होकर ये सब सोच रही थी। तभी वहाँ से दो लड़कियाँ पूर्णिमा और पूर्वी जा रही होती है। सुनो, गांव वालों ने ये कैसी मूर्ति बना रखा है? ऐसा क्या किया है इसने? आप एक परी हो, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में नहीं पता। इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। बदतमीज लड़की, ठीक से बात कर मेरे से। मैं रानी परी हूँ और यहाँ ऐसा कौन है जिसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा? ऐसे लोग मेरे पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। आपकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसी हुई? ये तृप्ति जादूगरनी है। इस गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर किसी ने भी आपकी ये बात सुन लेना तो आपको यहाँ से मारकर भगा देंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं अभी तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम ये मूर्ति तोड़ दो और यहाँ मेरी मूर्ति बनाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये पूरा गांव तहस नहस कर दूंगी। उसके बाद पूर्णिमा और पूर्वी वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियाँ गांव वालों को अपने साथ लेकर वापस आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि रानी परी तृप्ति जादूगरनी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर पीछे से गांव की दो औरतें रानी परी का हाथ पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तू हमारी तृप्ति जादूगरनी की मूर्ति तोड़ रही है? इतना कहकर सभी गांव वाले मिलकर रानी परी के सारे बाल काटकर उसे टकली कर देते हैं। अचानक रानी परी गांव वालों से अपना जादुई छड़ी छीन लेती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से गांव वालों को बंदी बना लेती है। अब मैं तुम लोगों को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊंगी और जिंदगी भर तुम लोगों से अपनी गुलामी करवाऊंगी। मेरे साथ बदतमीजी करने की यही सजा है। अगर ये सब तृप्ति जादूगरनी को पता चलेगा तो वो तुम्हें जान से मार डालेगी। परीलोक में आकर मेरा कुछ बिगाड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब तुम लोग चुपचाप खड़े रहो, वरना यही तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके बाद रानी परी उन लोगों को अपने साथ परीलोक लेकर चली जाती है। धीरे धीरे ये बात गांव के सभी लोगों को पता चल जाती है। गांव का मुखिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर तृप्ति जादूगरनी के पास जाता है। मुखिया जादूगरनी को सारी घटना के बारे में बताता है। हाँ, मैंने भी उस घमंडी रानी परी के बारे में बहुत सुना है। आज मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो उसने मेरे गांव वालों के ऊपर अत्याचार किया? तुम लोग अभी घर जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। इतना कहकर तृप्ति जादूगरनी परीलोक पहुँच जाती है। परीलोक में तृप्ति जादूगरनी को देखकर रानी परी जोर जोर से हंसने लगती है। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि जब मैं इन लोगों को पकड़ कर लाऊंगी तो तू यहाँ जरूर आएगी। तेरी वजह से ही इन लोगों में इतनी हिम्मत आई। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद में इन गांव वालों को मारूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है। तृप्ति जादूगरनी रानी परी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रानी परी जैसे ही तृप्ति जादूगरनी पर हमला करने वाली होती है, तभी जादूगरनी के जादुई मोती की रोशनी की वजह से रानी परी का जादुई छड़ी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? मेरी जादुई छड़ी को एक बार में ही तोड़कर गिरा दिया। इसको इतने हल्के में लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद रानी परी अपनी परी सिपाहियों को बुलाती है। सिपाही परियों, अभी के अभी इस जादूगरनी को मारकर इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। रानी परी की बात सुनकर सिपाही परियां जैसे ही तृप्ति जादूगरनी पर हमला करने जाती है, तभी जादूगरनी अपने जादुई शक्तियों से सिपाही परियों को बेहोश कर देती है। ये सब देखकर रानी परी बहुत डर जाती है। मुझे माफ कर दो तृप्ति जादूगरनी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब से हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? मैं हमेशा सभी को सुधरने का एक मौका जरूर देती हूँ, इसलिए तुम्हें भी दे रही हूँ। आज के बाद कभी भी ये सब मत करना। और रही बात दोस्ती की, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। उसके बाद तृप्ति जादूगरनी और रानी परी
एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तृप्ति जादूगरनी रानी परी के बाल फिर से पहले जैसा कर देती है और सभी गांव वालों को लेकर वापस पृथ्वीलोक चली जाती है। उसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।